अच्छा, ये बेसिकली चैप्टर 3 है। इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे सीपीयू आर्किटेक्चर, बैच डिकोड ओके। एग्जीक्यूट साइकिल, हम्म। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है। तो सबसे पहले सीपीयू आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है, सिलिकॉन एनाटॉमी एंड दी पल्स। ये प्रोसेसर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रोसेसर। प्रोसेसर। और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे वो कनेक्ट है बाकी कंपोनेंट के साथ। टॉपिक का नाम है सीपीयू आर्किटेक्चर। हम्म। सबसे पहले ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ है। असल में ओके। ये साइंटिस्ट था यहाँ, जो पहला, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे रिलेटेड इसने कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करें ना, तो पहले मैकेनिकल कंप्यूटर होते थे। कौन से होते थे? मैकेनिकल। मैकेनिकल। मैकेनिकल में इशू यह था कि बस इनपुट होता था, प्रोसेस होता था और आउटपुट होता था। स्टोरेज नहीं होता। हम्म। ठीक है। फिर 1890 में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 1800 में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसकी बेस पे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आ गया। इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिकल। कंप्यूटर आ गया। सही। तो उसमें किसी हद तक स्टोरेज होती थी, बट अभी भी उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं। फिर 1945 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया। इसके अंदर प्योर स्टोरेज को मैनेज किया, प्रॉपरली स्टोरेज को मैनेज किया गया। मैनेज किया। तो उसका कॉन्सेप्ट इसने दिया था बेस ऑन द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ये होता है हम्म। कि सेम लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन, रैम, रैम का कॉन्सेप्ट दिया गया यहाँ पे मेमोरी के अंदर। सेम लोकेशन पे प्रोग्राम भी होगा, और मतलब डेटा भी होगा और इंस्ट्रक्शन भी होगा। ये लिखा है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है। हम्म। जितनी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर किया गया। अब प्रोसेसर क्या करेगा? फैच करेगा। फैच का मतलब एक्सेस करना या रिट्रीव करना। फिर उसको डीकोड करेगा। डीकोड का मतलब ट्रांसलेट करेगा कि इंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या है। और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। जितने भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर उनसे एग्जीक्यूट करवाएगा। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो सीक्वेंशियली परफॉर्म की जाती है। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट ये है। हम्म। ठीक है। यानी जब तक पैरेलल कंप्यूटर नहीं आ गया, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं आ गई थी, तब तक ये इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवाएगा। यहाँ आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक सीपीयू बना हुआ है। इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक एएलयू और एक सीयू और रजिस्टर्स। ठीक है। अभी हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि सीयू क्या करता है, एएलयू क्या करता है और रजिस्टर क्या करता है। ठीक है। और ये आपस में रैम के साथ कनेक्टिविटी क्या स्टेब्लिश हो रही है, फिर ये हार्ड ड्राइव है और ये एसएसडी है, इनके साथ क्या कनेक्टिविटी हो रही है। अच्छा, यूजेस रजिस्टर टू टेम्पररी स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन। अच्छा, सीपीयू की अपनी जो मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर। ये बिट्स में होती है, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इस जी। तरह इस साइज में आ रही होती है। इसी से सीपीयू की स्पीड भी डिटर्मिन होती है। यानी अगर 32 बिट का रजिस्टर है तो इसका मतलब है, हम उस प्रोसेसर का नाम 32 बिट होता है। यानी 32 बिट का मतलब है 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब है 4 कैरेक्टर। तो एट अ टाइम प्रोसेसर सिर्फ 4 कैरेक्टर को हैंडल कर सकता है। रजिस्टर आर फास्टर टू एक्सेस देन मेमोरी, क्योंकि रजिस्टर इन साइड सीपीयू होते हैं, तो ये ज़्यादा फास्टर होते हैं, बस इनका मेमोरी साइज बहुत कम है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? जी। हेलो? अब आवाज़ आ आवाज रही? आ रही है सर आपको? हेलो? हेलो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हाँ, एक। हाँ, अब बोलो, अब तुम्हारी आवाज़ आ रही? जी सर, आपकी आपको आ रही है मेरी हाँ, आवाज? अब आ रही, मेरी आवाज़ आ रही थी आपको? जी सर। तो ये स्लाइड क्लियर है? जी सर। तो अच्छा, मुझे ये जो, 2 सेकंड हाँ, दें, मैं आता हूँ ठीक।
जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे डायग्राम बनी हुई सीपीयू है, इसके तीन कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं। एक तो एएलयू है और एक जी सीयू। एएलयू क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड एक्टिविटी होती है उसको हैंडल करता है। अब ये जो जी कंट्रोल सर। यूनिट है, ये पूरे सेटअप को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्शन देता है। रजिस्टर सही है। स्मॉल मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन दी सीपीयू। ठीक है। फिर ये कैशे सही मेमोरी। सर। कैशे मेमोरी ये भी एक फास्टर मेमोरी होती है जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। रैम का इशू सही ये सर। होता है कि रैम के अंदर प्रोग्राम भी ओपन होते हैं। अगर हम रैम की बात करें तो रैम के अंदर प्रोग्राम ओपन होते हैं, उसकी वजह से नहीं ओवरलोड हो जाता है। समटाइम सीपीयू जब सही। इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको स्पेस नहीं मिलती। तो स्पेस नहीं मिलती तो सिस्टम हैंग हो जाता है। इसीलिए फिर उन्होंने कैशे इंट्रोड्यूस करवाई कि सीपीयू अपने आप को फ्री कर लेता है स्टोरिंग द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस किया होता है वो कैशे में स्टोर कर देता है या कैशे से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लेता है। ठीक है। ओके सर। जब आपको जब कोई आप डेटा सेव करते हैं तो वो देखो हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाता बिल्कुल। है, और आपके जितने प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो हार्ड ड्राइव में होते हैं या सॉलिड स्टेट ड्राइव में होते हैं, वो रैम के अंदर ओपन होते हैं। सीपीयू वहीं से बिल्कुल। एक्सेस करता है हर प्रोग्राम को। हम्म। अब यहाँ पे दिया हुआ रोल ऑफ सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस, प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट्स दैट आर सेंट टू आउटपुट डिवाइस, एक्ट सही है। एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन। अच्छा, सीपीयू जो ब्रेन का काम कर रहा होता है, जैसे हमारी हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन ही जी। हमें इंस्ट्रक्शन देता है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्टिविटी होगी, वो ब्रेन ही बताएगा। ठीक है। जी। ब्रेन की इंस्ट्रक्शन जब तक आती रहती है तब तक आपकी बॉडी लाइव लाइव रहती है। अगर ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आना बंद हो जाए तो इसका मतलब बॉडी लाइव नहीं रही। जैसे लोग पैरालाइज हो सही। जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सेंट्रल मैनेजर ऑफ द डिजिटल वर्क प्लेस। तो ये मैनेजर से रिलेट करेंगे। सीपीयू बेसिकली मैनेज कर रहा है हर एक्टिविटी को। जैसे प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को देख रहा है, फैच कर रहा है, डीकोड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, कमांड फ्रॉम मेमोरी से पिक, यानी जितनी भी कमांड है मेमोरी से पिक कर रहा है। हैंडलिंग इनपुट, आप जो भी डाटा फीड करते हैं माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू या किसी और डिवाइस से, तो उसको रिट्रीव करवाएगा, रिट्रीव डेटा सिग्नल फ्रॉम पेरिफेरल एंड सेंसर। ठीक है। हम जो कुछ भी इनपुट डिवाइस से फीड करेंगे वो उसको मैनेज करेगा। प्रोड्यूसिंग आउटपुट, सही। आउटपुट भी प्रोड्यूस करवाएगा। सेंडिंग प्रोसेस डेटा टू आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज। तो आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और स्टोरेज का मतलब जैसे सेव करते हैं तो डेटा स्टोर हो जाता है। सिस्टम कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। मैनेजिंग टाइमिंग, टाइमिंग को मैनेज करता है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी होनी है। रिसोर्सेज एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट हम क्या दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको परफॉर्म करवाते हैं। मेमोरी कैशिंग, सही। थिंक ऑफ द सीपीयू एज द हेड शेल। तो टेक्स ऑर्डर इनपुट, रीड द रेसिपी। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दी। तो हम्म। ये हो गया इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्ट द किचन स्टाफ, ये कोऑर्डिनेशन आ गया। एंड प्लेट द फूड, ये आउटपुट। तो यहाँ से इन्होंने एग्जांपल दी कि सीपीयू के अंदर कैसे बचेंगे। एग्जामिनर स्कैनर कहता है सही। नेवर जस्ट से इट प्रोसेस डेटा, यू मस्ट स्पेसिफाई दैट इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, control system operations, and coordinate between memory and devices. सही। The concept versus silicon chip. CPU बेसिकली इसके तीन पार्ट दे रहा है। एक ALU होता है, एक CPU होता है, और एक रजिस्टर। ALU क्या करता है बेसिकली, अभी आगे डिटेल आएगी, वैसे बता देता हूँ। ये जितने भी अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं वो ALU परफॉर्म करता है। ये अरिथमेटिक हो गया और कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई CPU की। CPU क्या होता है? लॉजिकल आर्किटेक्चर है, a single integrated circuit kit containing a CPU।
सही। फिर कह रहा है नेचर क्या है द थियोरेटिकल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ब्रेन, द फिजिकल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है। एडवांटेज क्या है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है, तो कंबाइंड प्रोसेसिंग, मेमोरी कंट्रोल एंड आईओ लॉजिक ऑन टू वन हाईली एफिशिएंट लो कॉस्ट सिलिकॉन चिप इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेमोरी कैसे क्या है, सीपीयू इज द जॉब टाइटल, और यानी सीपीयू क्या है, एक जॉब टाइटल है, और माइक्रो प्रोसेसर इज द एम्प्लॉय डूइंग द जॉब। यानी सीपीयू उसका जॉब टाइटल है, सही। एचआर मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, ठीक है। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर उसके अंडर होता है, माइक्रो एम्प्लॉय डूइंग द जॉब। एग्जाम डेफिनेशन, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन अ सिलिकॉन चिप, ठीक है, और यानी हार्डवेयर। सही। एक्सपेक्ट, हाँ, क्वेश्चन आस्किंग फॉर एग्जांपल इन मॉडर्न डिवाइसेस, लैपटॉप, फोन, स्मार्ट टीवी, इससे रिलेट करके पूछे। तो वन न्यूमन आर्किटेक्चर थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्या है, सारे कंपोनेंट है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, मेन मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, ये सब पार्ट ऑफ वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये सीपीयू बताया हुआ है, एएलयू कोऑर्डिनेट कर रहा है कंट्रोल यूनिट के साथ, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, ठीक है। रजिस्टर से कंट्रोल यूनिट पिक कर रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये कह रहा है मेन मेमोरी के साथ भी कोऑर्डिनेट हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा एक्सेस किया जा रहा है, इनपुट डिवाइस के साथ भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की हुई, आउटपुट डिवाइस के साथ भी। तो आप देखिए इनपुट डिवाइस का डेटा कहाँ जाता है, रैम के अंदर जाता है, और रैम से ही डेटा शो हम्म। होता है, ठीक है, रैम से ही डेटा शो हो रहा है। टी टू वे प्रोसेस। सही। अभी कह रहा है बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द एग्जैक्ट सेम मेमोरी रैम एंड आर फैच वन बाय वन। तो इंस्ट्रक्शन जितनी भी होती है रैम के अंदर रख दी जाती है, और उनको वन बाय वन एक्सेस किया जाता है। Examiner सही। scanner, why is it important? It allow computer to be reprogrammable. Past paper constantly asks for the definition of the stored program concept. Memorize, instruction and data are stored in the same memory format. Yeah, ठीक है। सही। अब यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट contain the CPU on a single chip, perform processing task within electronic devices। ये है माइक्रो, जो एक्चुअली जॉब को परफॉर्म कर रहा है। सही। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या क्या करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड और नॉट, कंपैरिजन करेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, द मसल एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल मैथ एंड ऑल, एक्चुअल जो एक्टिविटी हो रही है उसको ये एग्जीक्यूट करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इसका काम है डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर वाला काम करेगा, यानी जो डायरेक्शन देगा हर कंपोनेंट को, वो मैनेजेस। सीईओ देगा। हाँ, सीईओ देगा, सीईओ बताएगा किसने क्या रोल परफॉर्म करना है, कैसे करना है। और ऑपरेशन एंड टाइमिंग हम्म। सिंक, ये टाइमिंग सिंक का मतलब है कि हम जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने लगता है तो उसकी टाइमिंग सबको सेंड कर देगा। कोऑर्डिनेट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब हर जितने भी हार्डवेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। डी कोड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द बेस्ट डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल। अच्छा, अब ये मेमोरी कैसे सही। कैसे रहा, ये एयरयू का करता है तो मैथमेटिशियन, और सीयू बेसिकली एक ट्रैफिक कॉप है, ये पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो एग्जामिनर स्कैनर है, ऑलवेज मेंशन दैट द सीयू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द सिस्टम एंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन। द एएलयू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिक कंपैरिजन, ठीक है। सही। ये जरा पढ़ लो जो कंपोनेंट दिए हैं। मैं बताता हूँ।
पढ़िए सर। समझ आ गया? जी सर। अच्छा, ये जो बता रहे हैं ना रजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स है, ये हम आगे भी डिटेल डिस्कस करेंगे। एक तो प्रोग्राम काउंटर होता है, एमएआर होता है, एमडीआर होता है, पीआईआर होता है और एक्यूमुलेटर होता है। और ये बसेस जो है इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा, इंस्ट्रक्शन और एड्रेसेस को एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। सही सही। अच्छा, फिर डेटा जो जाता है उसका एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, इंस्ट्रक्शन सेट जो हम्म। बताता है कि इंस्ट्रक्शन की काइंड क्या है, उसका पर्पस क्या है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? अ लिस्ट ऑफ ऑल कमांड द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड एंड execute. ठीक है, सही कमांड आर रिटन मशीन कोड, so define the operation the CPU is capable of performing, example arithmetic, data transfer और comparison। तो ये बता रहा था कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल द हार्डवेयर। ठीक है। सही। अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है मशीन कोड definition, the complete list of command a specific CPU is designed to understand and execute। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट है द फॉर्म ऑफ एनी। ऑपरेशन कोड क्या हो सकते हैं? इसमें लोड करना है रजिस्टर ए में, ऐड करना है वैल्यू 5 को, स्टोर करना है इन वैल्यू। तो ये ऑप कोड होते हैं या ऑपरेशन कोड होते हैं। कंपैटिबिलिटी, अ प्रोग्राम कंपाइल्ड फॉर वन सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट विल नॉट वर्क ऑन अ सीपीयू विद अ डिफरेंट आर्किटेक्चर। अगर आपने एक प्रोग्राम कंपाइल किया हुआ है किसी एक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, तो दूसरे जैसे इंटेल के लिए, तो वो एआरएम में नहीं चलेगा कि वहाँ पे एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट यूज होते हैं। सही। तो यहाँ बताया हुआ है अंडरस्टैंड दैट एन इंस्ट्रक्शन सेट इज हार्ड वायर्ड इनटू द सीपीयू डिजाइन। CIE frequently tests the concept that different processor have entirely different instruction set। ठीक है। सही। अब यहाँ पे दिया हुआ रोल ऑफ आईओ डिवाइसेस इन वॉन न्यूमन मॉडल। जैसे आईओ डिवाइसेस क्या है? आईओ डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट हैंडल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, allow data to be entered into the computer, input devices, keyboard, mouse। ठीक है। allow process data to be presented to the user, जैसे output devices, monitor and printer, act as an interface between the user and the computer system। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस के थ्रू आप डेटा फीड कर रहे होते हैं, आउटपुट डिवाइस के थ्रू आप डेटा शो करवा रहे होते हैं, अब डेटा प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सही सर। ये पढ़ लो जरा। पढ़िए सर। ठीक है, समझ में आ गया? जी। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन IAS एंड रजिस्टर। IAS कहते हैं इमीडिएट एक्सेस स्टोर को, ये पार्ट ऑफ रैम होता है ना, पार्ट ऑफ मेन मेमोरी रैम। हम्म। और इसका काम है होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी प्रोसेस। जिस डेटा ने प्रोसेस होना है, ठीक है, उससे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये रैम के अंदर वेट कर रहे होते हैं। स्लोअर एक्सेस कंपेयर टू रजिस्टर, रजिस्टर ज़्यादा फास्टर होते हैं। यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज बिफोर और आफ्टर CPU एक्सेस। अब जैसे ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, ये हम जो भी डेटा फीड करेंगे वो रैम में जाएगा। ठीक है। सही। और यहाँ पे ये OS होता है, यहाँ पे हम कोई जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर ओपन हो, और आउटपुट डिवाइस पे ये शो हो रहा है। रजिस्टर क्या सही। होता है? लोकेटेड इन साइड द CPU। ये इन साइड द CPU इसकी मेमोरी होती है, होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग एक्टिवली प्रोसेस। यहाँ पे रैम में क्या रहा है? होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी प्रोसेस।
और ये रजिस्टर क्या करता है, होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन बीइंग एक्टिवली प्रोसेस, जिस इंस्ट्रक्शन और डेटा पे काम हो रहा था तो रजिस्टर होल्ड करता है। इसकी स्पीड फास्टर होती है, वेरी फास्ट एक्सेस फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग, क्योंकि नियरेस्ट टू मोस्ट नियरेस्ट ये यानी पार्ट ऑफ सीपीयू होता है, क्या कहते हैं, यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये सही। स्टोरेज प्रोवाइड करता है रजिस्टर्स। ये रोल ऑफ सीपीयू आ गए, इसको पढ़ लो, और सीयू आ गए, इसको पढ़ लो। मैं बढ़ता हूँ। पढ़ लिया। तो समझ में आ गया सीयू क्या कर रहा था, बेसिकली डायरेक्शन जी में काम सर। कर रहा होता है, ठीक है। कंट्रोल एंड मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज ऑफ हम्म। जितनी भी कंप्यूटर एक्टिविटीज हो रही होती है उसको ये कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर भी करता है, और मैनेज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग द सिस्टम क्लॉक। तो सिस्टम क्लॉक को भी मैनेज कर रहा होता है, फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड ब्रिंग दैट इनटू द सीपीयू फॉर प्रोसेसर। तो डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन सीपीयू एंड बिटवीन अदर कंपोनेंट। ये डायरेक्शन भी दे रहा होता है कि डेटा डेटा फ्लो को मैनेज करता है और इंस्ट्रक्शंस को। सही। ओके, अब ये रोल ऑफ रियल में देख लो, और रोल ऑफ रजिस्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। हम्म। पढ़ लिया सर। समझ आ गए। जी सर। अब यहाँ पे ये फर्दर दिया हुआ है MAR। अच्छा, यहाँ पे ना हर जो रजिस्टर जो हमने पढ़े थे पीछे नाम, उनकी थोड़ी डिटेल आ गई यहाँ पे। तो बेसिकली सबसे पहले जो टास्क शुरू होता है वो पीसी का होता है। पीसी क्या है, ये जैसे प्रोग्राम काउंटर, ये विजुअलाइज एज ए टू डू लिस्ट। इसके बाद लिस्ट होती है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। इंक्रीमेंट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये क्या करता है, जिस इंस्ट्रक्शन पे, एक वो इंस्ट्रक्शन है जिस पे प्रोसेसर अभी काम कर रहा है, और एक वो इंस्ट्रक्शन है जिस पे प्रोसेस काम करेगा। तो ये होती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके एड्रेस पे ही होल्ड करता है, यानी पॉइंट आउट करता है कि प्रोसेसर को कभी भी फ्री नहीं रखा जाता। अब वो मतलब प्रोसेसर का काम नहीं है कि वो सर्च करता है पहले कि मुझे अब कौन सी इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। तो ऑलरेडी उसके लिए एक लिस्ट हम्म। बना के रखी है, टू डू लिस्ट का मतलब है प्रोसेसर जैसे ही करंट इंस्ट्रक्शन से फारिग हो जाएगा तो फिर वो प्रोग्राम काउंटर के पास आएगा, देखेगा कौन सा नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है। तो इनके पास होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसका मतलब है प्रोसेसर जब करंट इंस्ट्रक्शन से फारिग हो जाएगा तो फिर इसको एक्सेस कर लेगा, और ये पीसी से हम्म। इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये थर्ड इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। फर्स्ट को प्रोसेस कर लिया प्रोसेसर ने, सेकंड को यहाँ से पिक कर लिया, और थर्ड को ये पॉइंट कर। पीसी के बाद ये जो डाटा है इसके सही। पास चला जाता है MAR के पास, विजुअलाइज एज एन एड्रेस बुक। इसके बाद एड्रेस चला जाता है जिस इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर काम करेगा ना। स्टोर द एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस टू हम्म। बी एक्सेस वाया द एड्रेस बस। एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस मूव करता है, और उस एड्रेस को होल्ड करता है MAR। उस एड्रेस का जो डेटा होता है वो MDR होल्ड करता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। विजुअलाइज एज ए डिलीवरी इनबॉक्स, तो स्टोर सही। द डेटा और इंस्ट्रक्शन जस्ट फैच फ्रॉम रैम। तो रैम से जिसको फैच करना है उस डेटा को ये होल्ड करता है। अच्छा, तो इसका सीक्वेंस यही होता है, जैसे पीसी से आप चले गए MAR की तरफ, MAR से आप चले गए MDR की तरफ,
CIR क्या आता है? करंट सही। इंस्ट्रक्शन है सर। अब ये MDR से डेटा ट्रांसफर हो जाता है इनटू CIR ना। विजुलाइज एज एन ओपन फाइल, स्टोर द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग डिकोडेड। तो अब जिस प्रोसेसर जिस करंट इंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू करेगा उसको ये CIR होल्ड कर लेगा। जब प्रोसेसर या यूँ कह ले ALU अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेगा, तो जब रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेगा तो रिजल्ट हमेशा अकोमुलेटर में स्टोर किया जाता है। विजुलाइज एज ए नोट पैड और कैलकुलेटर, स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम ALU। सही। जैसे यहाँ लिखा है कि डू नॉट कंफ्यूज MAR एंड MDR। MAR होल्ड द लोकेशन, MDR होल्ड द कंटेंट ऑफ दैट लोकेशन। सही। अब यहाँ पे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ। Computer with a von Neumann architecture as a central processing unit that perform the fetch, decode, execute cycle. So complete and annotate the diagram सही to सर। show how instructions are decoded and executed. सही। So basically, एक second. अच्छा, इसमें ना पहले fetch होता है। fetch का मतलब होता है to get instruction from memory। फिर decode होता है, ठीक है। अब फिर execute होता है। ये पूरा एक साइकिल है जो चलता रहता है। सही। तो जैसे लिखा CIR is built into CU, ठीक है। CIR is built into CU। CIR स्टोर इंस्ट्रक्शन, जिस इंस्ट्रक्शन पे अभी प्रोसेसर काम करेगा उसको CIR होल्ड कर देगा। CU डी कोड द इंस्ट्रक्शन। CU पहले फैच करता है फिर उसको डी कोड करेगा। सही। देरी तुमने, अच्छा। फिर कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन इज डी कोडेड यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू उसको डी कोड कर दिया जाता है, या इंस्ट्रक्शन इज सेपरेटेड इनटू ऑप कोड एंड ऑप कोड। ये जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑप कोड, ठीक है, ऑप कोड होता है। और एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड कहते हैं वेरिएबल को या फिर एड्रेस को जिस पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। सिग्नल इज सेंट फ्रॉम CIR टू ALU टू एग्जीक्यूट। CIR से सिग्नल जाएगा ALU की तरफ कि आपने एग्जीक्यूट करना है यानी कैलकुलेशन करनी है। CU सेंड सिग्नल टू रैम टू फैच एनी डेटा नीडेड फॉर इंस्ट्रक्शन। CU रैम को लाइव कर देता है कि भाई आप रेडी रहें, आपके पास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिसको फैच करना है। अक्यूमुलेटर इज बिल्ट इनटू ALU। ALU के अंदर अक्यूमुलेटर होता है क्योंकि रिजल्ट जो है वो अक्यूमुलेटर में रखा जाता है। अक्यूमुलेटर स्टोर एनी डेटा नीडेड फॉर इंस्ट्रक्शन। ये डेटा को भी होल्ड करता है एज ए इनपुट, मेनली आउटपुट का काम करता है। ALU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ALU परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल नीडेड बाय द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ALU परफॉर्म करता है। अभी कंट्रोल यूनिट के अंदर ही CIR रखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन CIR, ठीक है। तो ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, 5 मार्क्स की। तो CU यूजेस सही। इंस्ट्रक्शन सेट टू डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड सेंड अ सिग्नल टू ALU टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो ALU जो है जो अकोमोडेटर होता है, अकोमोडेटर स्टोर डेटा नीडेड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सही। अच्छा, ये बसेस के बारे में आ गया। मैपिंग द बस नेटवर्क। 3 तरह की बसेस होती हैं। एक एड्रेस बस होती है, एक डेटा बस होती है, और एक कंट्रोल बस होती है। एड्रेस बस अगर आप देखेंगे तो ये यूनी डायरेक्शनल है, और डेटा बस जो है ये बाय डायरेक्शनल है। डेटा रीड भी हो रहा है, डेटा राइट भी हो रहा है। इवन कंट्रोल बस भी बाय डायरेक्शनल है। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी हुई एड्रेस बस क्या, कैरीज मेमोरी एड्रेसेस, जैसे कार्गो विद विड्थ इम्पैक्ट। वाइडर बस होगी, मोर मेमोरी आपको अवेलेबल होगी, लोकेशन कैन बी एक्सेस, मोर मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस। डेटाबेस कैरी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन डेटा, जो भी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन डेटा वो डेटाबेस कंटेन करेगी।
वाइडर बस का मतलब मोर डेटा मूव पर पल्स। एक पल्स का मतलब है कि यानी उसका 1 सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। कंट्रोल बस है टाइमिंग सिग्नल, इसके बाद इंस्ट्रक्शन होती है, रीड राइट कमांड होती है, इंटरप्ट सिग्नल होता है इसके पास। तो विथ सिंपैक्ट क्या है, गवर्न सिस्टम कोऑर्डिनेशन। एड्रेस इज अ वन वे स्ट्रीट, यू ओनली सेंड अ लेटर टू एन एड्रेस। डेटा इज अ टू वे हाईवे। Expect question सही asking the compare bus direction. Address bus is always unidirectional. Data and control are bidirectional. Bidirectional मतलब कि डेटा रीड भी किया जा सकता है, डेटा राइट भी किया जा सकता है, और सही यूनिडायरेक्शनल डेटा रीड किया जाता है। ये पढ़ लो, रोल ऑफ बसेस। सही बढ़िया सर। ओके, यहाँ पे ही पूरे डायग्रामेटिक वे में बताया हुआ है कि कंट्रोल बस, ये क्या है कंट्रोल बस, ये बाय डायरेक्शनल है, सिंक्रोनाइज विद सिस्टम क्लॉक। तो सीपीयू के अंदर सिस्टम क्लॉक भी होता है कि किस टाइमिंग पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इन स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। बी क्या है, एड्रेस बस रजिस्टर से रीड किया जा रहा है मैन मेमोरी को, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल है बिटवीन रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। डेटाबेस बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। पार्ट सी के बाद बात हो रही है, ये देखो बाय डायरेक्शन मेमोरी का और रजिस्टर का बाय डायरेक्शनल रिलेशन बनाना, मतलब डेटा रीड भी किया जाएगा, डेटा राइट किया जाएगा। सही फिर ये फैच एग्जीक्यूट साइकिल है, ये पढ़ लो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डेटा होगा। सही बढ़िया सर। समझ आ गए। जी सर। ये देखो यहाँ भी दिया हुआ है, फैच डिकोड, फैच होगा, डिकोड होगा और एग्जीक्यूट। सीपीयू रिपीटेडली परफॉर्म दिस साइकिल फ्रॉम पावर ऑन टू पावर ऑफ, पावर ऑन होने से लेके पावर ऑफ होने तक। विदाउट इट द सीपीयू कैन नॉट रिट्रीव और प्रोसेस द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम। यहाँ पे जैसे कि दिया सही लाइक ब्रीथिंग द कंप्यूटर must constantly fetch, inhale, decode, process, and execute exhale to stay alive. Students often forget to state that this cycle repeats continuously, adding that one word often secure an extra mark. यहाँ पे भी दिया हुआ है
फिर वो बता रहे हैं क्या, मतलब जो रजिस्टर्स का रोल, पीसी क्या करता है, पीसी होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये अपना सही कंटेंट एमएआर को दे देगा। एड्रेस इज कॉपीड फ्रॉम पीसी टू एमएआर। पीसी जिस एड्रेस होल्ड करके बैठा होता है उस कंटेंट को एमएआर में ट्रांसफर कर देगा। एड्रेस इज सेंट अलोंग द एड्रेस बस टू रैम। ठीक है, रैम से डेटा एड्रेस लोड कर दिया जाता है इनटू एमएआर, और इंस्ट्रक्शन एट दैट एड्रेस रिटर्न वाया द डेटाबेस। डेटाबेस के थ्रू डेटा को मूव किया जाता है, इसको होल्ड कर लेता है। इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द एमडीआर। इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड फ्रॉम एमडीआर टू सीआईआर। पीसी इज इंक्रीमेंट। सही। अच्छा, यहाँ पे मेमोराइज दिस एग्जैक्ट sequence. Exam question frequently asks you to order these steps or fill in the blank. Never forget the final step. PC is incremented. ये आपने लास्ट में लिखना है। ठीक है, ओके फिर ये दे दिया decode, execute and output। decode जो है वो कंट्रोल यूनिट देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन इन CIR, कंट्रोल सिग्नल सेंड टू रेलिवेंट कंपोनेंट। The CU break down the instruction, determine the required action and synchronizes the timing. Memory fetch, bring the puzzle box. Decode, read the picture on the box. Execute, build the puzzle। क्यों, मतलब build कर देना puzzle। Execute, ALU and accumulator। तो डेटा दो तरफ से आ रहा है, ALU के पास accumulator की तरफ से और किसी और रजिस्टर की तरफ से आ रहा है, और रिजल्ट accumulator में स्टोर हो रहा है। तो ALU receive the signal, perform arithmetic or logic operation and store the final result in the accumulator और write back to the memory, या मेमोरी में write back करते हैं। Marking wording require you to state that accumulator store the result of the executed instruction। ठीक है, सही। यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। ये अकोमोडेटर है जो एलयू के साथ अटैच होता है, फिर सीयू के अंदर डिकोडर होता है, पीसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर। मेमोरी का एड्रेस दिया है, एलडीडी के डायरेक्शंस हैं, और कमांड है लोड डायरेक्ट 105 की एड्रेस है, ऐड 106, स्टोर 107। ठीक है, एंड हो जाएगा 105 एक 50 पड़ा हुआ है, 170 पड़ा हुआ है। सही। अब ये देख लो, रोल ऑफ रजिस्टर इन द फैच एग्जीक्यूट साइकिल। ओके
हो गया सर। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल का। हम्म। हो गया सर। समझ आ गए? जी सर। तो देखो ये कह रहे थे कंप्यूटर प्रोसेस यूजिंग फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम टू शो द प्रोसेस फैच स्टेज ऑफ द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अभी पेपर बेस्ड क्वेश्चन, अभी जो पीछे पड़ा है उसी की डायग्राम बना। ये देखो, सही। ये आपने पूरा सीपीयू बना दिया। ठीक है, सीपीयू के अंदर ये हमने कंट्रोल यूनिट के अंदर ये सीआईआर दिखा दिया, फर्दर रजिस्टर दिखा दिए, पीसी से कंटेंट जा रहा है एमएआर में। ठीक है, एमएआर से रैम, जैसे पूरा दिया हो ना, सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। द रजिस्टर एमएआर एमडीआर एंड पीसी, एड्रेस सेंड फ्रॉम पीसी टू एमएआर, तो ये पहला स्टेप ही हो गया। ठीक है, यूजिंग एड्रेस बस अवॉइड एनीवेयर फॉर करेक्ट यूज ऑफ एड्रेस बस, पीसी इज इंक्रीमेंटेड, पीसी को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एड्रेस सेंड फ्रॉम एमएआर टू रैम, तो सेकंड स्टेप ये है, द एड्रेस सेंड फ्रॉम द एमएआर यूजिंग द एड्रेस बस, तो ये भी आप लिख सकते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम रैम टू एमडीआर, अभी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो एमडीआर में सेंड किया जाता है, इससे आप फ्लो का आइडिया कर सकते हैं यूजिंग डेटा बस। ठीक है, और फिर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम एमडीआर टू सीआईआर, एमडीआर टू, तो ये एमडीआर से सीआईआर की तरफ चला गया। कंट्रोल यूनिट सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल फॉर एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, यूजिंग कंट्रोल बस, पीसी सेंड एड्रेस टू एमआर देन इंक्रीमेंट, ये आपने आगे लिखना है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन इज सेंड टू एमडीआर यूजिंग द डेटा बस, इंस्ट्रक्शन इज सेंड टू द सीआईआर टू बी डीकोड, अब सीयू इसको डीकोड करेगा, फिर वो एएलयू परफॉर्म करेगा। समझ आया? हम्म। जी सर। Correct, complete and annotate the diagram to show how the data is decoded once it has been fetched into the MDR. हम्म। MDR से इंस्ट्रक्शन सेंड यूजिंग डेटा बस, अब MDR से कंट्रोल यूनिट की तरफ जा रहा है, पीछे डायग्राम में देखा था। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डीकोड इंस्ट्रक्शन यूजिंग इंस्ट्रक्शन सेट, इसे डीकोड करना होता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द MDR टू द PIR और CU यूजिंग द डेटा बस, तो
CIR that is built into the CPU, और data और instructions separated into operand and opcode. तो इसके दो पार्ट होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट के. कंट्रोल यूनिट डीकोड द इंस्ट्रक्शन यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट. इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करते हैं वो डीकोड कर देगा इंस्ट्रक्शन क्या पर्पस है. ठीक है. जी सर. अब आगे फैक्टर दैट अफेक्ट सीपीयू परफॉर्मेंस. अब कुछ फैक्टर हैं जो सीपीयू परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी जैसे कैशे का साइज, बस वेट है, नंबर ऑफ कोर्स, कितने प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं. अब कह रहे हैं कि एक तो हाई गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, द मेट्रोनोम. ये क्या होता है? गवर्न हाउ मैनी फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल हैपन पर सेकंड. लिमिट टू फास्ट कॉजेज ओवरहीटिंग. जैसे एक प्रोसेसर की स्पीड होती है, अगर हम कहें ना 1 हर्ट्ज, तो 1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस. ठीक है. अगर हम कहें 1000 हर्ट्ज, सही. 1000 हर्ट्ज बराबर होता है 1 किलो हर्ट्ज. इसका मतलब है कि 1000 इंस्ट्रक्शन को हमने 1 सेकंड प्रोसेस कर दिया. ये प्रोसेसर की स्पीड हो जाएगी. अगर हम कह दें 1000 किलो हर्ट्ज, ठीक है, इसका मतलब है कि 1 मेगा हर्ट्ज. तो 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब है कि हम 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड प्रोसेस करेंगे. और अगर हम बात करें 1000 मेगा हर्ट्ज की, तो ये 1 गीगा हर्ट्ज के बराबर होता है. 1 गीगा हर्ट्ज के बराबर होता है. तो 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब है 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को हम प्रोसेस कर सकते हैं इन 1 सेकंड. तो आजकल हम यूज़ करें जैसे 3.5 गीगा हर्ट्ज. 3.5 गीगा का मतलब 300 करोड़ से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को आप 1 सेकंड प्रोसेस करें. अच्छा, क्लॉक स्पीड, इस स्पीड को जैसे गाड़ी के अंदर वो होता है ना, क्या होता है, स्पीडोमीटर. तो वो आपकी स्पीड बता रहा होता है कि गाड़ी किस स्पीड से जा रही है. तो आप जैसे फर्स्ट कर नॉर्मली होता है कि 80 से 100 चलाएं, लेकिन आप उसको 200 तक ले गए. सही है. तो आपके पास कैपेसिटी है. इससे क्या होगा? गाड़ी गर्म होगी, गाड़ी आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है. तो यहाँ पे जी भी सर. अगर प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा दें, उसकी लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दें, नॉर्मल स्पीड से बढ़ा सकते हैं. ठीक है ना, क्लॉक स्पीड. इससे क्या होगा? टू फास्ट कॉजेज सही. ओवर हीटिंग. जितना ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर चलेगा उतना ज़्यादा ओवर हीट होगा, तो प्रोसेसर के क्रैश होने के चांसेस. तो ये 3 फैक्टर सही. होते हैं जो अफेक्ट करते हैं. एक तो क्लॉक स्पीड, दूसरा है नंबर ऑफ कोर, तीसरा है कैशे साइज. नंबर ऑफ कोर क्या है? द इंजन अलाउ पैरेलल प्रोसेसिंग हैंडलिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली. ठीक है. वॉन न्यूमैन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सिंगल इंस्ट्रक्शन का था, 1 बाय 1. लेकिन 1980 में पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई, तो उसमें ये ऑप्शन आ गया कि आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम प्रोसेस कर दें. इसीलिए कंप्यूटर की स्पीड डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी. लिमिट क्या है? सॉफ्टवेयर मस्ट बी ऑप्टिमाइज टू यूज मल्टीपल कोर. आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि मल्टीपल कोर या मल्टीपल प्रोसेसर को हैंडल कर सके. ये बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर है जो डिफरेंट टास्क को या सेम टास्क को डिफरेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. फिर कैशे का साइज है. अब सीपीयू जो है वो रैम से डील करता है, लेकिन रैम जो है वो ओवरलोडेड होती है, जिसकी वजह से कैशे को एज ए रैम इंट्रोड्यूस करवाया गया. एक और रैम बेसिकली स्टैटिक रैम है. ठीक है. बाय नेचर वो स्मॉल में साइज होती है, लेकिन स्पीडीली, बहुत ज़्यादा स्पीडीली होती है और एक्सपेंसिव भी होती है. एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी इन साइड सीपीयू, स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, प्रोवाइड स्लो ड्रिफ्ट्स टू रैम. तो अब सीपीयू को रैम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. लिमिट क्या है? वेरी एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर. कैशे को बिल्ड करना बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये लो साइज होती है. देखो, कैशे फर्स्ट को 8 MB है, तो जो आपकी रैम है वो 8 GB है. कितना फर्क है? लेकिन ये 8 MB बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, रैम स्लो होती है. जी. ये पहले पढ़ लो. ओके.
हाँ पढ़ लिए। एक सेकंड बस। पढ़ लिया सर। ठीक। व्हाट इज meant बाय 3.5 गीगाहर्ट्ज? अभी आपको मैंने समझाया था कि अगर एक प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड प्रोसेस करता है, यानी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो हम कहेंगे प्रोसेसर की स्पीड 1 हर्ट्ज है। यही, ये लिखा ना। तो हम्म। और अगर हम कहें थाउजेंड्स हर्ट्ज, इसका मतलब 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज का मतलब है कि एक प्रोसेसर 1000 इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस की स्पीड 1 किलो हर्ट्ज है। अगर हम कहें 1000 किलो हर्ट्ज, तो 1000 किलो हर्ट्ज का मतलब है कि प्रोसेसर 1 मेगा हर्ट्ज यानी 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड प्रोसेस कर सकता है। और अगर हम हम्म। कहें कि 1000 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, 1000 मेगा हर्ट्ज का मतलब 1 गीगा हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर की स्पीड जो है वो 1 बिलियन या 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है 1 सेकंड में। तो हम्म। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 3.5 गीगा हर्ट्ज, तो मतलब 350 करोड़ इंस्ट्रक्शन, 350 करोड़ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा सकता है विद इन 1 सेकेंड। तो बिलियंस कह सकते हैं 3.5 प्रोसेस कैन परफॉर्म 3.5 बिलियन फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पर सेकंड। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ कोर दिए हुए, सिंगल कोर था पहले, फिर डुअल कोर आया, फिर क्वाड कोर आ गया। तो जितने ज़्यादा कोर होंगे प्रोसेसर उतना स्पीडी होता जाएगा। हम्म। अब सीपी ये कैशे के बारे में पढ़ लें। पढ़ लिया सर। अच्छा। अच्छा, कैशे में ना 3 कैटेगरीज आ चुकी है। L1 स्मॉलेस्ट कैपेसिटी बट L2। फास्ट, फिर L2 है लार्जर बट स्लोअर देन L1, यानी ये दोनों नियरेस्ट टू प्रोसेसर होती हैं। फिर लेवल 3 है, L3 लार्जेस्ट कैपेसिटी बट स्लोएस्ट ऑफ द 3 क्योंकि ये प्रोसेसर से ज़रा दूर होती है। ये देख लो। पढ़ लिया सर। ठीक है, समझ आ गए। जी। ये क्लॉक स्पीड को एक्सप्लेन किया हुआ है। पढ़ लिया। ठीक है।
आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रहा है। जी पढ़ लिया। जी सर। ये तो पढ़ लिया था ना। जी सर। ये भी हो रहा। हाँ ये पढ़ रहे थे ना। ओके सर। अच्छा फिर ये डायग्राम दी हुई फैच हो रहा है, डी कोड हो रहा है, फैच एग्जीक्यूट डी कोड। पहले फैच होता है, फिर डी कोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। ये कह रहा है वॉन आर्किटेक्चर में सीपीयू है, सीपीयू के अंदर सीयू एएलयू और रजिस्टर है। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम से पिक किया जा रहा है। कैशे साइज क्या है, स्पीड अप रिट्रीवल फ्रॉम रैम। क्लॉक जी स्पीड क्या है, डिटरमिन हाउ फास्ट द एंटायर लूप स्पायरल। ये आप डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कितना क्विकली एक्सेस कर लेते हैं। नंबर ऑफ कोर अलाउस मल्टीपल लूप्स टू रन साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल कोर जो है वो ज़्यादा हेल्प करते हैं कि इस लूप को कंटिन्यूसली परफॉर्म करें। एवरीथिंग कनेक्ट द आर्किटेक्चर डिफाइन द पाथ। If executing cycle is the motion, the core or cache clock determine the speed. सही हो गया। अब ये एम्बेडेड सिस्टम आ गए। एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली होता है ये वहाँ होता है जहाँ पे किसी टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करें। तो फिर हम एक स्पेशल पर्पस के लिए एक एम्बेडेड सिस्टम बना देते हैं जो बेसिकली स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यूँ कह लो कि एम्बेडेड सिस्टम का मतलब है कि हम एक ही जगह पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं। दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ सिंगल टास्क। ये लिखा ना, हम्म। an embedded system is a special purpose computer system built into a larger device. It is designed to perform one specific task or a set of limited tasks, unlike general purpose computer that can perform many tasks. ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे दिया हुआ है एम्बेडेड सिस्टम वर्सेस जनरल पर्पस। हमारा जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप, जनरल पर्पस होता है। एम्बेडेड सिस्टम स्पेशल पर्पस के लिए होता है। ये वॉशिंग मशीन में यूज होता है, ओवन में यूज होता है, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज होता है, कार के अंदर यूज होता है। एम्बेडेड सिस्टम का ये दिया है पर्पस क्या है, डेडिकेटेड टू अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क। तो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं कैन परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टास्क। ये हार्डवेयर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, मिनिमल हार्डवेयर बिल्ट इनटू अ लार्ज डिवाइस। मतलब small- किसी लार्ज डिवाइस में इसको फिट कर दिया जाता है जिसमें इसका कंट्रोल यूनिट भी होता है, एलयू भी होता है, और स्मॉल अमाउंट मेमोरी भी होती है। और ये जो जनरल पर्पस होता है ये इंटरचेंजेबल होता है। जनरल कंपोनेंट होते हैं रैम, जीपीयू वगैरह। सॉफ्टवेयर जो है फर्मवेयर स्टोर्ड इन रॉम, इसका जो सॉफ्टवेयर रॉम के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। रेयरली अपडेटेड, बहुत रेयरली इसको अपडेट कर सकते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जनरल पर्पस के अंदर विद यूजर इंस्टॉल्ड एप्स, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं। यहाँ पे यूजर कंट्रोल क्या होता है, मिनिमल इंटरफेस बटन और डायल, इसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो फुल कंट्रोल होते हैं कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन। हम्म। सही। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेसिकली ये फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं,
लो पावर होते हैं, ठीक है, और हाईली रिलायबल होते हैं। जैसे एयर बैग होता है, उसके पीछे भी बैरेट सिस्टम होता है, जैसे हिट होगा वो एयर बैग का सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। इसमें हाई प्रोसेसिंग पावर होती है और हायर पावर ड्रॉ कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। Key term definition: an embedded system is a computer system built within a larger device designed to perform one specific dedicated function. हम्म। ये पढ़ लो, इसमें दिया हुआ है की फीचर एम्बेडेड सिस्टम की पूरी डिफाइन किया हुआ है। ओके। पढ़ लिया सर। समझ आ गए? सर आज के हाल में इतना ही ठीक है, बाकी कल कर लेंगे, मैंने कुछ कल तो काम भी है मुझे। अच्छा, चलो ठीक सो है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।